आज हम बात करेंगे भारत की बढ़ती हुई ताकत के बारे में। चाहे वो मिसाइल्स का फील्ड हो, चाहे वो बॉम्बिंग का फील्ड हो, चाहे वो फाइटर जेट्स का फील्ड हो, चाहे वो गन्स का फील्ड हो, हर जगह भारत जो है अपनी ताकत को इम्प्रूव करता जा रहा है और स्ट्रेंथन करता जाता है। अब लेटेस्ट न्यूज आई है कि भारत सरकार ने पिछले 75 साल से जो बैन लगा हुआ था उस बैन को हटा दिया है। जो बैन था कि कोई भी मिसाइल, कोई भी बारूद का गोला जिसकी रेंज 90 मीटर, 100 मीटर, 105 मीटर से 130 मीटर, 150 मीटर तक होती है, वो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के अलावा या एचएएल या डीआरडीओ इनके अलावा और किसी को बनाने की जो परमिशन नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं था, उसको भारत सरकार ने ओपन कर दिया है। नाउ डीआरडीओ एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कि प्राइवेट सेक्टर चाहे मिसाइल्स, चाहे बॉम्ब के गोले, चाहे बॉम्ब के शेल, चाहे रॉकेट सिस्टम्स, इनको डेवलप कर सकते हैं। पहले अगर आपको ऐसा करना होता तो आपको बीएसयू की परमिशन लेनी पड़ती थी, जो मिलती ही नहीं थी। अब आपको ऑफ कोर्स बाकी सारी परमिशन लेनी पड़ेंगी, लेकिन अब उन्हें पाना आसान है और ओपन हो गया है ये बिजनेस प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग हब को, और जो हम कहते हैं मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड, यानी भारत बनाओ और दुनिया को बेचो। सबसे पहले तो भारत को अपनी जरूरत पूरी करनी है। इसमें कई पहलू आएंगे। पहली बात, क्या इंडिया को लगता है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट चाइना और एनी अदर कंट्री? अगर ऐसा लगता है तो इंडिया को अपना एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का, बॉम्ब्स का, शेल्स का, जिससे जो हमले किए जाएंगे, जब लड़ाई की जाएगी, देखो लड़ाई करना आसान है, बट लड़ाई को सस्टेन करना, जब लड़ाई लंबी हो जाती है तो सस्टेन वही कर पाता है जिसके पास अपना इकोसिस्टम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन की जंग जो चल रही है, यूक्रेन को सारे नाटो कंट्रीज, अमेरिका पैसे से भी हेल्प कर रहे हैं और हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रशिया को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं कर रहा है, एक दो देश छोड़ के, जिसमें ईरान है, चाइना है, उसके अलावा कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। और वो सारा इकोसिस्टम उनके पास अवेलेबल है, बल्कि वो और ग्रोथ किए हैं, वो डाउन नहीं किए हैं। तो अगर भारत को लगता है कि भारत की लड़ाई भविष्य में हो सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले जो इकोसिस्टम है वो वहां डेवलप करना होगा, और उसमें जो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज है वो शायद इतनी ज्यादा ना हो, इतनी कम पड़ जाए, उस टाइम जितनी खपत हो उससे कम पड़ जाए। जैसे बॉम्ब के शेल्स होते हैं, जिसका आपने सुना होगा 105 मीटर का, 120 मीटर का, 130 मीटर का, 150 मीटर तक जो शेल्स गिरते हैं, जब बॉम्बिंग होती है, बम्बार्टमेंट होती है, तो जो बोफोर्स के तोप के गोले होते हैं उनको शेल्स बोलते हैं। तो वो जो शेल्स होते हैं बोफोर्स से या और किसी लॉन्चिंग सिस्टम से छोड़े गए हों, इनको बनाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर में टाटा है, अंबानीज है, एल&टी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां ओपन हो गई हैं जो इसको डेवलपमेंट करना चाहती हैं, और डीआरडीओ ने बोल दिया खुला ऑफर है। इससे दो तीन फायदे होंगे। सबसे पहले फायदे ये होंगे कि भारत सरकार के पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे क्वालिटी के लिए एज वेल एज क्वांटिटी के लिए। अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो किससे बात करनी है, और क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़वानी है तो कैसे करना है। और प्राइवेट सेक्टर जाहिर सी बात है इसमें कब से आना चाहता है, बट अलाउ ही नहीं था, तो कैसे आता, अब अलाउ कर दिया है। भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम भी अब प्राइवेट कंपनी बनेंगे। पिनाका रॉकेट सिस्टम जिसकी मार क्षमता बेहतरीन है, ये 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक मार सकता है, और ये 1 सेकेंड के अंदर 75 to 74 रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है एक बार में। यानी अगर इसके हमले शुरू हुए तो उसके बाद 1 मिनट में तकरीबन 60-70 गोले लॉन्च कर देगा, रॉकेट्स लॉन्च कर देगा, यानी उनकी कैटेगरी। तो अगर एक बार में 74 जा रहे हैं या 90 जा रहे हैं, तो 90 इंटू 70 या 80, तो तकरीबन 1000 रॉकेट्स 1 मिनट के अंदर फायर कर सकते हैं। इतनी स्पीड है रॉकेट सिस्टम की, जो कि बेहतरीन है। इसके अलावा जो मिसाइल्स हैं वो भारत में बनेंगी, तो लड़ाई के दौरान कभी आपको हथियार की कमी नहीं होगी। जो शेल्स हैं, जो गोले हैं, वो भारत बनेंगे। बनता तो ऑलरेडी भारत में ही है, बट बनाती है इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आपने नाम सुने होंगे जरूर कि मेरठ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर और कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सूरत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इनमें बनते थे, जो कि लिमिटेड, ऑब्वियसली बात है, इतना तो नहीं आ सकती 2 3 4 10 20 फैक्ट्रीज। तो इसको ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। इससे ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, ना सिर्फ उनके जो शेयर प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगे, इन्वेस्टमेंट उनमें आएगी, बल्कि भारत के लिए इमरजेंसी के अंदर हमेशा ये ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे कि आप जितने चाहें उतने हथियार अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
विदेशों पर अगर आप डिपेंड रहते हैं, दूसरों से मांगते हैं शेल्स वगैरह, तो ऑब्वियसली बात है टाइम लेगा आने के लिए, फिर लॉन्च होने के लिए। तो उतना टाइम शायद अगर ना रहे लड़ाई के टाइम, जब लड़ाई लंबी खिंच जाए, तो उस टाइम क्या भारत प्रिपेयर कर रहा है एक वॉर के लिए? मे बी भारत कर रहा है प्रिपेयर। मे बी भारत को पीओके चाहिए अपना। मे बी साल के 3 साल के अंदर एक वॉर हो सकती है इंडिया पाकिस्तान में, एक निर्णायक वॉर हो सकती है जिसमें पीओके भारत ले सकता है वापस, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर उस वॉर की प्रिपरेशन करनी है तो भारत को पाकिस्तान के अलावा उनके सपोर्टर्स, जिसमें अमेरिका जो दो मुंहा सांप है, उसको देखना है। उसके अलावा चाइना, अभी पता नहीं कि वो भारत साथ देगा नहीं देगा, लेकिन उनको जरूर सपोर्ट करेगा। तुर्की, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिन पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। और जब वो सप्लाई लाइन बनाएंगे पाकिस्तान की, तो भारत के पास उस समय इतने हथियार होने चाहिए कि भारत अपने बेस पर इस लड़ाई को सस्टेन कर सके, अगर इसको 1 महीना चलाना हो। हालांकि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो इंडिया से लड़ने के लिए मात्र 10 दिन की है, और भारत की जो लड़ाई की टेक्निक है या जो वेज हैं लड़ने के, और जो हमारे पास इस्तेमाल के लिए हमारे पास जो एमुनिशन है, जो हमारे पास पैसा है, तो उससे हम लड़ सकते हैं तकरीबन 1 से 2 महीना। तो यानी हम पाकिस्तान की कैटेगरी में ऑलरेडी उनसे 4-5 गुना आगे हैं, बट हमें इसको बेहतर करना होगा, 100 गुना तक बढ़ाना होगा, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। तो ये जो कदम उठाया गया है, जिसके प्राइवेट सेक्टर को इस इंडस्ट्री में लाया गया, और अगर वॉर नहीं भी होता तो भी आप ये चाहते हैं कि जो छोटे छोटे मुल्क हैं, जैसे वियतनाम है, जैसे आपका फिलीपाइंस है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनको अगर हथियार चाहिए, उनको अगर हथियार जरूरत है, तो अगर आप हथियार मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में बन रहे हैं, तो आप ये बेच ही सकते हैं बाहर। जैसे कि अभी जो डील चल रही है वो HAL कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो ये डील्स को और बढ़ा के, दायरे को और बढ़ा के प्राइवेट सेक्टर को बढ़ता है, जिससे भारत की इकोनॉमी में भी एक बूस्ट होगा। जैसे आपको पता होगा अमेरिका की वॉर इकोनॉमी है, यानी अगर वॉर होता है तो इकोनॉमी चलती है। अमेरिका को फायदा होता है वॉर होने से, बिकॉज उनकी इकोनॉमी ज्यादातर बेस्ड है हथियार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ये सब बनाते हैं वो, और यही सब बेचते हैं, इसी से उनको मेन प्रॉफिट होता है या मेन फायदा होता है। अब अगर भारत की बात करें, एक सबसे बेहतरीन मिसाइल, आप सबने नाम पता ही है, ब्रह्मोस, जो भारत की और रशिया की दोनों की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग है। उसका कारनामे आपने देख ही लिए सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, कि क्या उसने कारनामे किए, पाकिस्तान को हवाइयां उड़ा दी। उसके और वर्जन भी हैं, जैसे NG वर्जन है, जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है, उसकी स्पीड भी डबल है। भारत की एक और मिसाइल है, निर्भय मिसाइल। ऐसी बहुत सारी मिसाइल है, लेकिन एक मिसाइल अगर पृथ्वी सीरीज के अलावा मैं बात करना चाहता हूँ, वो है स्पेशली, एक नाम सुना होगा आपने शायद, लेटेस्ट ध्वनि मिसाइल सिस्टम। ध्वनि मिसाइल ये इंडिया की लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज है तकरीबन 6000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक, और इसकी स्पीड है 7,500 किलोमीटर से लेकर 8,500 किलोमीटर तक, जो अगर आपने लॉन्च की इंडिया से पाकिस्तान के लिए, इट हार्डली टेक्स 1 मिनट एंड इट हिट्स। इसके अलावा ये अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थार्ड डिफेंस सिस्टम, इजराइल के डॉम डिफेंस सिस्टम, इन सब की पकड़ में नहीं आएगी, बिकॉज जितनी इसकी स्पीड है, इसको पकड़ने के लिए ये जो सिस्टम्स हैं ये नाकाफी है। जैसे ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो उसको बनाती है और ज्यादा कातिल। ब्रह्मोस लॉन्च होने के बाद उसको डिटेक्ट करने और हिट करने या रोकने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है, उतने में ब्रह्मोस जाके मार देती है, और इसकी स्पीड ब्रह्मोस से भी थोड़ी ज्यादा है, यानी ब्रह्मोस से भी 2000 किलोमीटर के आसपास ज्यादा है, और रेंज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये जो ध्वनि मिसाइल है, ये जैसे ही इंडिया के अंदर जो इंडिया की एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, उनको इंडक्ट की जाती है, मिल जाती है, उसके बाद जो भारत की मिसाइल क्षमता है, वैसे भी आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारत दुनिया की 4 से 5 जो टॉप की मिसाइल्स हैं उनका में से एक भारत है, यानी अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत, उसके अलावा जर्मनी, फ्रांस आसपास हैं, यानी 3-4 नंबर भारत आज की डेट में आता है। ध्वनि मिल जाने से, ब्रह्मोस मिसाइल मिल जाने से, पृथ्वी 3, पृथ्वी 4, पृथ्वी 5 मिल जाने से, सूर्य मिसाइल मिल जाने से, जो भारत की जो मिसाइल कैपेसिटी है, जो मिसाइल की रेंज है, वो बन जाती है दुनिया की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की रेंज की, यानी रशिया, अमेरिका के बाद नंबर 3 आप नंबर कह सकते हैं। चले शॉर्टकट में नंबर 4 ले लें, बट अगर आप दुनिया की 204 कंट्री में से नंबर 4 पे आते हैं तो इट्स बेहतरीन। और कुछ मिसाइल्स जैसे मैंने बताया ब्रह्मोस और ध्वनि, इनको रोक पाना अमेरिका के बस की बात भी नहीं है, यानी अगर वॉर होता है कभी जहां अमेरिका के डिफेंस सिस्टम लगे हो पाकिस्तान के अंदर, तो भी वो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो सेफ नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान को इंडियन मिसाइल से। और जब ये मिसाइल्स बनेंगी भारत के प्राइवेट सेक्टर में, तो इनकी जो बनाने की कैपेसिटी होगी, जो इनका पूरा एक हब होगा बनाने का, एक
मैन्युफैक्चरिंग हब जब बन जाएगा भारत, मिसाइल्स का, शेल्स का, रॉकेट्स का, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई दुनिया में ऐसा देश होगा जो चाहेगा भारत से पंगे लेना, भारत से लड़ना। हाँ, पाकिस्तान तो कर सकता है ऐसा, बिकॉज वो देश ही नहीं है, वो चलाने वाले लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है। वो सोचते हैं कि देश हमारा है ही नहीं, हमको क्या करना, हमको पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए, तक कहानी खत्म। और वो जज्बाती तरह से बिहेव करते हैं और बेवकूफ तरह बिहेव करते हैं। जज्बाती लोग भी हमेशा बेवकूफ नहीं होते, बट वो ऑलवेज बेवकूफ ही होता है। वैसे लोग ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान के लोग जज्बाती, मैं ऐसा नहीं मानता। पाकिस्तान के लोग, खासकर मैं बात करूँ हुक्मरान जो उनके हैं, जो 1% जो उनकी कैटेगरी है, जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के, ये किसी भी एंगल से जज्बाती कौम नहीं है। पाकिस्तान जरूर होगा, पाकिस्तान के जो आम लोग होंगे वो जरूर एक जज्बाती कौम होगी, लेकिन ये वो लोग नहीं है। ये लोग प्योर बिजनेसमैन है, और इनका जो बिजनेस है, ये जो बेचते हैं वो है पाकिस्तान। ये पूरा पाकिस्तान बेचते हैं। पाकिस्तान में को हवाई चाहिए, ले लो, बस पे कर दो। आपको पोर्ट चाहिए, ले लो, बस पे कर दो। आपको उनके रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, ले लो, पे कर दो। अच्छा, पे करना है, बट पाकिस्तान को नहीं करना है, वो पे करना है इन लोगों को, इनकी जेब में जाएगा, क्योंकि इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज कनाडा, अमेरिका, यूरोप यहाँ रहती है, वो सारा खर्चा उनका वहां चलता है। अब वहां डॉलर्स में खर्चे होते हैं, पाकिस्तान कमाई तो कुछ है नहीं, तो ये सेल करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन उसमें ये माहिर है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये सेम चीज अमेरिका को बेच देते हैं, जब तक वहां से पैसा आता है लूटते रहते हैं। जब वहां से पैसे आने बंद होते हैं, ये सेम चीज बेच देते हैं चाइना को, वहां से पैसे लूटते रहते हैं। अच्छा, कमाल की बात एक और है इनकी, ये सब लूटने के बाद घूम फिर के वापस पहुंचा अमेरिका के पास और बोलते हैं कि अरे वो जो चाइना को बेचा था ना, वो बगल वाला प्लॉट था, आप ये वाला प्लॉट ले लीजिए, उससे बेहतर है। लेकिन इस बार जो रेट है ना वो पहले ज्यादा है, क्योंकि चाइना पड़ोसी है आपका। यानी एक बात तो माननी पड़ेगी, एक भीख मांगने में और एक पाकिस्तान को बेचने में, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो पाकिस्तान के सरकार चलाने वाले लोग हैं, आसिम मुनीर जैसे लोग, शहबाज शरीफ जैसे लोग, नवाज शरीफ जैसे लोग, पहले जो कुरैशी थे, जो भुट्टोज हैं, जरदारीज हैं, और जो टॉप क्लास इनकी जो ब्रीड है, जो डुअल नागरिकता रखते हैं। यानी अगर इनके इवन जो सीएम, पीएम और जो मंत्री हैं, आप हैरान हो जाएंगे जान के, भारत में तो हमने ऐसा सुनना ही पॉसिबल नहीं है, ये बेचारे डुअल सिटीजन्स हैं। यानी ये पाकिस्तान सिटीजन भी है, साथ में यूएस सिटीजन भी है, कोई कनाडा सिटीजन भी है, कोई यूके सिटीजन भी है। हालांकि इंडिया में जो रूल है उसके हिसाब से, अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी है या किसी और देश की लेनी है, तो उससे पहले आपको इंडियन सिटीजन को गिव अप करना पड़ेगा। यानी आप इंडिया में डुअल सिटीजन होना अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बट पाकिस्तान अलाउड है। तो पाकिस्तान के लोग ये फायदा उठाते हैं। अब पाकिस्तान के लीडर्स ये है कौन से? ये वही लीडर है जिनको अमेरिका के या यूरोपियंस के, खासकर अंग्रेजों के, अमेरिका तो बाद में आया, नया बाप बना इनका, पहले यूरोपियंस थे इनके, जिसमें अंग्रेज जहाँ थे, तो अंग्रेजों के जो घोड़े साफ करते थे, जो उनके नौकर थे, जो बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, बैग टिफिन लाते थे, उनके ही बाप, वही बाप थे उनके बच्चे जो है जरदारी, शरीफ, भुट्टो, सब सारे जो लीडर्स के रूप में है पाकिस्तान में ये है। तो चलती है इनकी यूके में थोड़ी बहुत की, ठीक है यार, ये वही है जो इसके दादा हमारे यहाँ नौकरी करता था, राइट। उस तरीके से थोड़ा प्यार मोहब्बत है इन लोगों का, सिटीजनशिप भी ले रखी है, ये भाग के जाते वही है। ये कहते हैं ठीक है, हमारा नहीं बन पा रहा पाकिस्तान में, हमने बहुत लूट लिया, चलो जी निकलो। मुशर्रफ बाहर रहा, जो इनका प्रीवियस आर्मी चीफ था कमर जावेद बाजवा, वो यूरोप में है। मुशर्रफ खुद यूरोप में चले गए थे मरने से पहले। नवाज शरीफ यूके में रहते हैं, शहबाज शरीफ वहीं रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, मतलब पाकिस्तान आते हैं टूर के ऊपर, बाकी रहते वो उधर ही है। तो ऐसी तो इनकी जो हुक्मरान है वो है। तो ये क्या करेंगे? बहरहाल जो भारत ने डिसीजन लिया है कि प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया है मिसाइल्स के लिए, शेल्स के लिए, रॉकेट्स के लिए, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को एक्टिव कर दीजिए आप फाइटर प्लेन्स के लिए भी। और आप देखेंगे कि अगले 5 से 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर बेहतरीन जो फाइटर जेट्स है वो बनेंगे। हालांकि ओपन कर दिया है इंडिया ने, ओपन कर रखा है, टाटा को अलाउड है कि जॉइंट वेंचरिंग कर लीजिए, पर वो टेक्नोलॉजी बेस पर नहीं है। वो ये है कि अगर इंडिया ने डील किया है, सपोज करो लॉकहीड मार्टिन से F-16 वगैरह के लिए, या F-35 के लिए, या भारत ने डील करी है Su-57 के लिए, तो उनके फिर यहाँ पर जो है, या भारत ने डील करी है फ्रांस से आपके राफेल के लिए, तो उनके यहाँ उन्होंने डील कर रखी है, और वो उन्होंने भारत कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग बना सकते हैं। ये भारत में लागू कर दिया है। बट क्यों नहीं आप ऐसा करते कि भारत की कोई भी प्राइवेट कंपनी बाहर की किसी फाइटर जेट कंपनी से डील कर ले और वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर ले? भाई इंडियन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व क्या है? कुछ जरूरत नहीं है। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो भारत के अंदर अपने बनने वाले सिस्टम है, स्पेशली मैं बात करना चाह रहा हूँ
कि भारत में शॉर्टेज किस चीज की इस टाइम, फाइटर प्लेन्स की। उससे ज्यादा शॉर्टेज है इंजन की। तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग भारत की कंपनी आ जाएंगी, क्यों नहीं आएंगी? बट भारत चाहता है कि पहले कोई कंपनी खुद बनाए फिर हमें करे, क्यों चाहता है पैसा? आप वो जो लिमिट ला रखी है आपने वो खोल दीजिए। आप कहिए ठीक है, भारत में जो भी चाहता है काम करना वो कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप ऐसे खोल देंगे तो मैं बिल्कुल बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि भारत अगले 10 साल के अंदर अपना एक 5th जनरेशन नहीं 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की तरफ बढ़ जाएगा और इंजन भी बना लेगा। अब आप कहेंगे सर भाई भारत में रोक तो है नहीं, आप बना सकते हैं इंजन को? नहीं, भारत में रोक है, नंबर 1। नंबर 2, भारत कहता है कि हम डील तब करेंगे और बना लेंगे। आप क्यों नहीं डील पहले ही कर लेते हैं? जो टॉप मोस्ट 5-6 कंपनीज हैं जो आईटी में काम कर रही हैं, जो इसमें इंजन वगैरह के पार्ट में काम कर रही हैं, आप उनको डील कर लीजिए कि ठीक है आप इंजन बनाइए, आपको इंजन परचेस करेंगे, 100-200 इंजन परचेस करेंगे आप, और आप देखेंगे उनकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, रिसर्च करने की बढ़ जाएगी, बनाने की बढ़ जाएगी, दोनों चीज बढ़ जाएगी। खैर एनीवेज, मैं इस कदम का बहुत स्वागत करता हूँ कि मिसाइल्स, रॉकेट्स, शेल्स, गोले, डिफेंस के इक्विपमेंट जो छोटे छोटे होते हैं, जो हाथ की मिसाइल्स होती हैं वो, हैंडग्रेड्स होते हैं वो, ये सब जो आपने अलाउ कर दिया है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक यू वेरी मच। एंड साथ साथ आप प्लीज और चीजें खोलिए जिससे कि हमारा पूरा एक इकोसिस्टम बन पाए, वॉर इकोसिस्टम। और अगर फिर वॉर होता है तो फिर हम देखेंगे, और नहीं भी होता है तो हम बाकी देशों को बेच के से पैसे कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। इसी साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।